तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी हमारे परसेंटेज के बाद हमारे पास कंटिन्यूशन में है मोल्स एंड मोलैरिटी। तो आखिर में ये मेरे वो सवाल था कि हमारे पास जो मोल्स का इम्पोर्टेंस जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स, अगर मैं डोजिंग की बात करूँ तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो एक आइसोटोनिक सिस्टम है। तो थोड़ा सा अगर इसको हम बैकग्राउंड समझें आइसोटोनिसिटी का, तो हमारे पास आइसोटोनिसिटी का है कि हमारे पास जो ब्लड है उसकी पीएच हमारे पास एक कांस्टेंट या न्यूट्रल पीएच होती है, जिसकी रेंज अगर हम लिटरेचर में देखेंगे 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान ये वेरी करती है। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है, अगर हम कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो हम ये वो चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग है, ख़ास तौर पे अगर आईवी बोलस है, आईवी इन्फ्यूजन है, तो वो इस नेचर की हो कि वो हमारी ब्लड की पीएच को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड की पीएच एक एक्विलिब्रियम के अंदर रहे, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोटोनिक रहे। तो हमारे पास जो मोल्स और मिली मोल्स का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं आईवी ड्रग के अंदर, हमारे पास ये होता है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो ब्लड की पीएच को समहाउ हम कांस्टेंट रखें या उसको हम मैनेज रखें। हमारे पास सेम यही चीज़ अगर हमारे पास ऑप्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आई की जो हमारे पास पीएच है, हम वो चाहते हैं कि हमारा जो आई के ड्रॉप्स हैं वो आई पे अगर हम जो यूज़ करते हैं, जो टॉपिकल जो हमारे पास जो मेडिसिन है उसके हम पीएच इस तरीके की हम ये वो डिज़ाइन करते हैं ताकि वो बॉडी के ऊपर इरिटेंट ना हो, बॉडी में ख़ारिश या जलन का एहसास ना करे। तो ये हमारे पास इसकी प्रैक्टिकली हमारे पास कभी भी अगर हम ड्रग को अगर हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं या ड्रग को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है कि हमारे को पीएच को ख़ास मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि पीएच के अगर पीएच हमारी हल्की सी भी फ्लक्चुएट करती है तो हमारे पास वो बॉडी के अंदर वो इरिटेशन का बाइस बन सकती है। और आईवी के अंदर हमारे पास मोल्स की सॉल्ट्स की को कंसंट्रेशन को मैनेज करने से हम वो बॉडी को एक होम्योस्टेसिस वो बॉडी का कायम रहता है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्किंग के अंदर काम करती है। सेम यही बफर इफेक्ट हमारे पास ब्लड के अंदर भी होता है कि हमारा ब्लड वो खुद ही अपनी पीएच को भी रेगुलेट कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास किडनी का एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल होता है कि किडनी हमारे बॉडी में आयंस और सॉल्ट्स को रेगुलेट कर रही होती है। इसकी वो डिटेल अगर आप फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो फिर आपको ये ज़्यादा ये वो डिटेल में मिलेगा, बट इसके अंदर कैलकुलेशन करने से पहले हमारे को पता हो कि हमारा मिलीमोल्स को हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं और एट द एंड हमारे पास किस किस्म की डोजेज फॉर्म में हमारे को एक कैलकुलेशन हेल्पफुल हो सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल्स और मिलीमोल्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं मोल्स। आपको पता है अगर आप अपनी 9-10 मैट्रिक क्लासेस में अगर आपने मोल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मोलैरिटी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मोल्स बेसिकली हमारे पास एक क्वांटिटेटिव यूनिट्स हैं किसी भी हमारे पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की, कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सोल्यूशन ए है तो उसके अंदर अगर मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ए के अगर मैं पार्टिकल डालूंगा तो वो एक एक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये एक्स के अंदर अगर आप कोई भी आप न्यूमेरिक वो वैल्यू रख सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें 10 या 20 वो मिलीग्राम डालते हैं तो उसके 20 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट कुछ हमारे पास कुछ मोल्स होंगे। मोल्स बेसिकली उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उसकी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को भी आप कह सकते हैं। इसको समाव इतना ज़्यादा वो डिटेल में नहीं देखा जाता, बट हमारे पास जो मोल्स होते हैं वो उसके अप्रॉक्सीमेट हमारे पास का जो रेशियो निकाल रहे होते हैं मास ओवर एटॉमिक मास यूनिट्स के ज़रिए हम वो निकालते हैं, या उसके अगर हम मोल्स को हम कहते हैं इन टर्म ऑफ मोलैरिटी भी हम वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि 1 मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप पीएच के रेफरेंस में लेते हो तो उसमें आपने ये देखा होगा कि अगर एक चीज़ हाईली मोलर है या हाईली अगर उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे को बेस की भी जो मोलैरिटी है, जो बेस की जो मिकदार है वो ज़्यादा लगती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी हमने ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा है। आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ें हम देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मोल्स के अंदर जो इसके ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास अगर हम इसकी वो डिटेल्स में अगर हम जाएँ तो हमारे पास जो बुक है एनसिड्स के अंदर हमारे पास आइसोटोनिसिटी का एक अलग चैप्टर होगा, जिसके अंदर हम इस सॉल्यूशंस को हम काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। फ़िलहाल क्योंकि हमारा मेन जो अभी गोल है वो अपने वो कॉन्सेप्ट्स को वो बिल्डअप करना है और फिर कॉन्सेप्ट वो बना के हमने एट द एंड अपने टारगेट की तरफ जाना है
आंसर की जब हम बुक सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एक पूरा डिटेल चैप्टर है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ओवरव्यू ये है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसकी हम पीएच को कैसे रेगुलेट करेंगे और कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमारे को उसका सिस्टम का एक्विलिब्रियम का फाइंड आउट या एक्विलिब्रियम को वो मेंटेन करने में काम आ सकती है। हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास ड्रग भी होती है जो कुछ ना कुछ हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही होती है, पीएच के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो हमारे को कितनी हमारे पास उस ड्रग को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए आइसोटोनिक बनाने के लिए हमें कितना हमारे को सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा। अगर हम ये आमतौर पर सोडियम क्लोराइड मेथड होता है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड ये हम यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए हम 0.9 के फैक्टर से अगर सोडियम क्लोराइड के हम आइसोटोनिक को बनाने के लिए हम इसको हमारे पास 0.9 का फैक्टर यूज़ होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमारे पास जो सेलाइन, अगर आपने नाम सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स के, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सेलाइन या ड्रिप के अंदर हाफ सेलाइन होता है। तो वो सब हमारे पास जो हाफ सेलाइन है या नॉर्मल सेलाइन है, नॉर्मल सेलाइन और हाफ सेलाइन बेसिकली वो ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने के लिए हमें कितना सॉल्ट की कंसनट्रेशन चाहिए, तो उसके अंदर जो हमारे पास जो सेलाइन और हाफ सेलाइन होती है जिसके अंदर हम ड्रग को डाइल्यूट करके पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आइसोटोनिसिटी के अंदर हम डिटेल में जाके एनसीएल के अंदर हम ये वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फिर क्योंकि इसका टॉपिक यहाँ पर भी है इसका मोल्स का, तो हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल को रीड करते हैं। यहाँ पर देने जाने वाली एग्जांपल काफ़ी आसान है कंपैरेटिव टू वो अगर आप इसको मूव करेंगे ये आंसर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो 19.14 एग्जाम्पल जो है इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेट करने के देखिए नंबर ऑफ मोल्स को आपने कैलकुलेट करना है। इसके अंदर आप सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास से भी रिप्रेजेंट करते हैं या एटॉमिक मास के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास मैंने अगर मास गिवन किया हुआ है इस केस के अंदर हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का मास है 1.17 और एटॉमिक 1.17, उसका एटॉमिक मास अगर मैं सोडियम का निकालना चाहूँ तो सोडियम इज अप्रॉक्सीमेट टू 23 प्लस 35.5, सो इस इक्विवेलेंट टू 58.5 ये डिनोमिनेटर हम से कैंसिल तो 2, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 आ गए। ये हमारे पास बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। इसी के अंदर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास इसके अंदर मिलीमोल्स दी हों, अच्छा मिलीमोल्स के अंदर हमारे पास आमतौर पे क्वांटिटी वो मिलीग्राम के अंदर हमारे को फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं एक बहुत ईजी सी एग्जांपल लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि हमारे पास इसका, क्योंकि इसको समझना सबसे आसान होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप किसी भी बेस की ले सकते हैं, किसी भी एसिड की ले सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास इसके अंदर इशू नहीं होता कि बेस के अंदर। इसके अंदर हमारे पास मोलैरिटी के अंदर एक नॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसके अंदर हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट नंबर या नंबर ऑफ एच और नंबर ऑफ ओ एच को हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसके अंदर हम उसके वो कितने वो प्रोटॉन को देते हैं और कितने वो ओ एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसको भी यहाँ पे नहीं लेना, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं NaOH की लेता हूँ, NaOH का अगर आपने मोलिकुलर मास निकाला हो तो वो आपके पास आता है 40 एटॉमिक मास यूनिट। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है। आपने 23 प्लस 16 प्लस 1 तो ये 40 एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास के ऊपर आपके पास जनरल सा होता है कि आप उसका मॉलिक्यूलर वेट जो इसका होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40। तो ये आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका ये होता है कि अगर 40 ग्राम ऑफ NaOH है तो वो आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन होता है। अगर वो पूछता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि 40 मिलीग्राम हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन बनाएगा, तो आपको पता है 1 मोल, लेकिन यहाँ पर मिली के टर्म में तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिलीमोल बनाएगा। तो ये जनरल सी कैलकुलेशन है कि अगर मैं मिली को अगर मैं कम करना चाहता हूँ, मैं 40 मिलीग्राम को अगर मैं एक्सपोनेंशियल -3 है मिली का मतलब जो हमने जो यहाँ पर प्रीफिक्स पढ़ा है मिली जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल -3 को, इसको अगर मैं दोबारा दिखा सकूँ कि ये मैंने जो बात की है कि मेरी बात करने का मकसद ये था कि जो मेरे पास NaOH है उसका 40 मिलीग्राम कितने हमारे पास मोल्स देगा। आपको ये तो पता है कि 40 ग्राम आपके पास 1 मोल देगा, इसको आप निकाल सकते हैं। 1 मोल अगर आपके पास 40 ग्राम अगर मास हो और उसका एटॉमिक मास 40 है तो 1 मोल आ गया।
अगर मेरे पास 40 मिलीग्राम है तो कितने मोल देगा वो 40 मिलीग्राम हमें 1 मिली मोल देगा। सिंपल, अगर मैं मिली की सफिक्स को अगर मैं पकड़ लूँ तो मेरे को उस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने से मेरे जो टाइम सेविंग है ये वो बन जाएगा, या इसको मैं यूनिटरी मेथड में मैं वो लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मेरा ये सवाल है कि 40 मिलीग्राम कितने देगा, तो मैं सबसे पहले मैंने ये पढ़ा है 40 ग्राम देता है 1 मोल। अगर मैं 40 ग्राम को मिलीग्राम में पहले कन्वर्ट करूँ 4000 मिलीग्राम देता है 1 मोल। अब मेरा सवाल है 40 मिलीग्राम देगा x नंबर ऑफ मोल, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारे पास इसका यूनिटरी मेथड से आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.001 मोल। तो ये इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका दोनों तरीका होता है, या तो आप मिली के सफिक्स को अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लें तो 0.01 को हटाने के लिए मैं एक्सपोनेंशियल में 3 लगा दें तो हम ये कह सकते हैं कि 40 मिलीग्राम हमें 1 मिली मोल देता है। तो ये इस तरह के भी आगे कॉन्सेप्ट होंगे। इसके लिए आमतौर पे हमारे पास कैलकुलेटर यूज़ होता है तो इतना ज़्यादा इसको वो डिटेल में नहीं किया जाता, बट ये टर्म हम ये वो आगे देखेंगे कि किसी की हमारे पास मिली मोल में अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो उसका मतलब है कि 1000 पार्ट ऑफ हम सिंगल मोल, तो मतलब इसका अगर हम उसको रिड्यूस किया हुआ है, एक मोल हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इनलार्ज टर्म है कि अगर मैं उसको 1000 पार्ट कर दूँ तो उसका जो सिंगल पार्ट है वो मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 19.15 है सेम इसी के अंदर है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे मुझे 10 मिली मोल चाहिए कंसंट्रेशन NaOH की, मुझे पता है कि ये बात मुझे पता है कि जो 40 ग्राम है वो 1 मोल देगा, या 40 मिलीग्राम जो होगा वो 1 मिली मोल देगा। ये भी बात इसी को मैं इस तरह कर सकता हूँ कि अगर मैं 40 ग्राम से अगर मैं मिलीग्राम की तरफ मैं आऊँ और मोल से मैं मिली मोल की तरफ हूँ, इसके अंदर जो फैक्टर है वो दोनों तरफ 1000 का है, वो 1010 वो रिड्यूस हुए। बट अब मेरे को पूछा कि 10 मिली मोल चाहिए, तो 10 मिली मोल के लिए मैं कितना लूँगा, मैं इसको x रखूँगा तो मैं 400 मिली डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको फिर मैं 400 आंसर आ जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो मेरे को ये पता है कि 400 मिलीग्राम हमारे पास 1 मिली मोल देता है। मोलैरिटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है आमतौर पे हम कंसिडर करते हैं 1 लीटर। अगर हमारे पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन ना हो तो उस तरह हमारे पास ये हम इसको 1 लीटर एज्यूम करते हैं। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास 19.16 के अंदर है कि इसके अंदर हमारे पास 111 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कैल्शियम का 40 HCl का, ये इसके 2 मोल हैं, तो 70 + 40 1110 अप्रॉक्सीमेट टू 1111, क्योंकि यहाँ पे 35.5 है तो ये 71 के इक्विवेलेंट होता है, और 71 + 40 111 हो गया। तो अगर मेरे पास 1111 तो ये 0.1, तो इसमें पॉइंट आके तो एक्सपोनेंशियल में तो ये मिली मोल्स में आंसर आएगा 1 मिली मोल। तो अगर मैं इसको मोल्स में निकालूं तो 0.11 मोल, या फिर मैं मिली मोल में निकालूं तो 1 मिली मोल। इसकी ये प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा ये वो क्लियर होंगी। लेकिन नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे को सिर्फ मेन चीज़ जो समझने का जो हमारा जो मकसद होता है कि हमारे को नॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास सिंपल ये फार्मूला होता है, मोल्स = मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारे पास AMU होता है। अगर मास हमारे पास मिलीग्राम में तो हमारे पास मोस्टली जो आंसर आता है वो मिली मोल्स में आता है। अगर मास मेरे पास ग्राम में है तो मोल्स हमारे पास सिंपल मोलैरिटी में आते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मास है उससे, और फिर अगर आप किसी भी अगर आपके पास यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है और यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपका नंबर ऑफ मोल्स है और आपको मास चाहिए मिलीग्राम में, तो आप किसी एक की यूनिट को आप सेम करके फिर उस हिसाब से कन्वर्जन करके आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कोई आमतौर पर अगर ये कहा जाए कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है, ये बिल्कुल जस्ट सिंपल से पैरामीटर है, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं और चीज़ों को टाइम के साथ साथ आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर एक चीज़ है जो कि प्रैक्टिस की हमारे को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आप हायर एजुकेशन में, तो आपके लिए ये चीज़ें याद रखना क्योंकि हम ये आमतौर पे यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर ये चीज़ें याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्कूल के टाइम की हमारी चीज़ें होती हैं, या हाई स्कूल तो या कॉलेज की, तो फिर ये चीज़ें हमारी रिवीजन में नहीं रहती। लेकिन इसके अंदर 1 से 2 दिन अगर हम इसमें मेहनत करें तो हम इस चीज़ को बआसानी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएंगे मिली मोल आइसोटोनिसिटी के अंदर वो इतना ही था। खैर इसके अलावा भी काफ़ी मतलब वो डिटेल है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को एनसेल के अंदर हम ये वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रिड्यूसिंग एंड इनलार्जिंग फार्मूला या कैलकुलेशन ऑफ अ मास्टर फार्मूला, किसी भी फार्मास्यूटिकल के अंदर मास्टर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं।